नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, बीएचयू। आप सभी का स्वागत स्वयं के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में करती हूँ। आज हम लोग अपने कोर्स पॉलिटिक्स इन इंडिया कंटेम्पररी इश्यूज के फर्स्ट मॉड्यूल चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम अर्थात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बदलती प्रकृति के थर्ड सब टॉपिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड कोलिशनल पॉलिटिक्स, संसदीय प्रजातंत्र एवं गठबंधन की राजनीति पर चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान को मैंने 4 भागों में बांटा है। सर्वप्रथम हम भारत में किस प्रकार संसदीय प्रजातंत्र का विकास हुआ है, उसके की फैक्टर्स को देखेंगे। तत्पश्चात भारत में संसदीय प्रजातंत्र में सुधार की क्या-क्या संभावनाएं हो सकती है, इस पर विचार करेंगे। गठबंधन की राजनीति का भारत में कब से उद्भव हुआ, इसको देखेंगे। और फिर गठबंधन की राजनीति के समक्ष क्या चुनौतियां हैं और आगे का क्या रास्ता है, कैसे हम इस व्यवस्था के साथ मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं, इस पर विचार मंथन करेंगे। जब हम संसदीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं, इसका सबसे प्रमुख जो आधार है कि आपकी कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है और कार्यपालिका का निर्माण जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र का आधार प्रदान करती है, जिसमें विधि के शासन को सुनिश्चित किया जाता है और सरकार को जो है जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाता है। इस व्यवस्था को और डिटेल में रजनी कोठारी ने अपने विभिन्न कृतियों में इसकी चर्चा की है और वो काफी आलोचनात्मक रूप से हमारी संसदीय प्रजातंत्र का विश्लेषण करते हैं, जैसे पॉलिटिक्स इन इंडिया जो कि 1970 में प्रकाशित हुई थी। फिर आपकी स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस 1988 में प्रकाशित हुई थी। ये दोनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि पूरे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसी तरह अतुल कोहली की डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट इंडियाज ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी जो कि 1990 में प्रकाशित हुई थी, और चंद्र प्रकाश भामरे की डेमोक्रेसी इन इंडिया 2008 में जो प्रकाशित हुई थी, ये भी भारतीय संसदीय प्रजातंत्र को बहुत विस्तार से उस पर प्रकाश डालता है, क्योंकि ये जो समय था ये बहुत महत्वपूर्ण था। आप देखिए इन सबकी जो टाइमिंग है 70s, 80s और 90s वाली जो टाइमिंग है, क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का डिबेट भी जो था वो भी 70s के डिकेड पे बहुत मुखर रूप से उभरा था कि क्यों कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट कई मामलों में एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती है, पूरा समय उसको अपने कार्यकाल को मजबूती देने में चला जाता है और कार्यकाल की स्थिरता के लिए वो लगी रहती है और आपके फॉरेन लेवल पर जो है इंपॉर्टेंट पॉलिसी निर्माण करने में समस्याएं होती है। और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी का उस समय का जो रेजिम था, उस समय ऐसे डिस्कोर्सेस उभर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज करना चाहती है। इसके बारे में डिटेल में ऑस्टिन ने भी आपके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेटिक नेशन में बहुत डिटेल में इसकी बात की है कि कहीं ना कहीं जो हमारा ये सिस्टम है, उस समय आपके पालकीवाला से लेके जितने उस समय के स्कॉलर्स थे, उन लोगों ने अब इस प्रकार के डिस्कोर्स की क्या खामियां हैं उस पर भी हमारा ध्यान ले गए और ऑस्टिन ने इसी चीज को अपनी पुस्तक में स्पष्ट किया कि कहीं ना कहीं जो ये डिस्कोर्स था, इस डिस्कोर्स ने लोगों को एक ऑप्शन देने का प्रयास किया, लेकिन साथ ही हमारे यहाँ के विद्वज्जनों ने उसको खारिज करते हुए माना कि भले हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कितनी भी मेरिट्स गिना दे, लेकिन जो उत्तरदायित्व का प्रश्न आए, जब आपकी जवाबदेहिता का प्रश्न आता है, तो वहां पर हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही परफेक्ट होता है। तो अब बात करते हैं कांग्रेस सिस्टम की। रजनी कोठारी ने ये तर्क दिया था कि जो भारत की जो संसदीय प्रजातंत्र है, इसकी शुरुआत में इसको स्वरूप जो प्रदान किया गया उसको एक कांग्रेस सिस्टम नाम दिया गया, क्योंकि पूरी तरह से उस समय कांग्रेस का एक छत्र शासन था और एक वो आपके अम्ब्रेला पार्टी की तरह हर अलग डिफरेंसेस को जो है अपने में समाहित करके एक
छत्र नेतृत्व प्रदान कर रही थी। और उस समय जो ऑपोजिशन थे भी, तो वो ऑपोजिशन उस तरह से इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर पा रहे थे। प्रेशर ग्रुप की तरह वो काम कर रहे थे, दबाव समूह की तरह। एक फुल फ्लेजेड शक्ति के एक ऑल्टरनेटिव के रूप में वो काम करे, इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। तो इसका एक दूरगामी प्रभाव भारतीय प्रजातंत्र पर पड़ा और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने की कोशिश तो की गई, लेकिन राजनीतिक स्थिरता को इस कीमत पर बनाए रखा गया कि हमारा जो विपक्ष है वो कमजोर होता गया। क्योंकि संसदीय प्रजातंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि विपक्ष जागरूक रहे, तभी जाके जो है वो सरकार के हर गतिविधि पर जो है नजर रख सकता है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी जिस पर ध्यान उस तरह से नहीं दिया गया। और कहीं ना कहीं जो व्यवस्था निर्मित हुई वो सहमति पर आधारित राजनीति, कंसेंसस बेस्ड पॉलिटिक्स का उभर कर आती है, जिसमें कि एक दल के वर्चस्व में कहीं ना कहीं प्रजातांत्रिक जो मानक थे उनको दमित किया गया। फिर ये जो एक दलीय वर्चस्व है, इसमें आपका पतन आता है, इलेक्टोरल शिफ्ट होता है 1977 के इलेक्शन के बाद, जब कांग्रेस के वर्चस्व का पतन होता है और विपक्ष जो है आपके जनता दल संगठित करता है अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे हुए विपक्षी दलों को, और सेंट्रल लेवल पर जो है फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होती है। इसका भी हमारे संसदीय प्रजातंत्र पर एक दूरगामी प्रभाव पड़ा। सबसे पहले कि स्वतंत्रता के बाद से ये पहली बार था कि कोई भी दल, कोई भी आपका जो प्री पोल कोलिशन जो है, उसने इस प्रकार की मेजोरिटी प्राप्त नहीं की थी। और अब तक 18 इलेक्शंस हो चुके थे, 51 से लेके 2024 तक। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर उभर कर आता है कि मेजोरिटी दलों को हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ना किसी कोलिशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी जनता का पूरा विश्वास एक सिस्टम में कि ये कोलिशन या ये दल जो है पूर्ण बहुमत प्रदान करे इनको और वो हमें पूरे विकास के रास्ते में ले जाएगा, ये विश्वास अभी तक बन नहीं पाया है। और दूसरा जो ट्रेंड इसके बाद आया कि जो कांग्रेस का जो वर्चस्व था वो 4 दशकों तक बना रहा और 1980 के अंत तक वो रहा। और वहां सबसे विडंबना की बात यह है कि उसको हाईएस्ट शेयर वोट के तो 9 नेशनल इलेक्शंस में प्राप्त हुए, और विशेषकर जो पीरियड था आपका दिसंबर 1984 में, तो पूरी तरह से ये दिखाता है कि वोटों का परसेंटेज और सीटों के परसेंटेज में काफी जो है डिफरेंस था, शेयर में काफी डिफरेंसेस थे। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ कि दल एक शक्तिशाली संसदीय बहुमत दल के रूप में उभर कर सामने आ पाई, लेकिन 90 के बाद जो है ये ट्रेंड भी कमजोर हो गया। ये दोनों प्रमुख विचारक है जिन्होंने भारतीय जो संसदीय प्रणाली और गठबंधन की सरकारों पर काफी इन्होंने लेख लिखा है, और आपको इनकी पुस्तकों का जरूर अध्ययन करना चाहिए, रजनी कोठारी और अतुल कोहली। अब बात करते हैं गठबंधन की सरकारों की। जब गठबंधन की सरकारों की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो सरकार, ऐसी सरकार जब जो कि 2 या 2 से अधिक दलों से मिलकर बनती है, उसको हम मानते हैं इस प्रकार की सरकार। तो कहीं ना कहीं जो पार्टनर होते हैं वो एक ऐसा राजनीतिक संवित निर्मित करते हैं जिससे कि वो लोग सहमति के आधार पर शासन का संचालन कर सके और उनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो जिस पर वो सब लोग सहमत हो। तो ये जो गठबंधन मूलक राजनीति 1989 के बाद से स्पष्ट रूप से भारतीय शासन व्यवस्था में उभर कर आती है, और ये सरकारें कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता को भी जन्म देती है और कॉम्प्रोमाइज की पॉलिटिक्स, यानी कहीं ना कहीं समझौता करके जो है व्यवस्थाएं अपना काम करने लगी। तो गठबंधन की सरकारों ने जो आपके कार्यपालिका की स्थिरता को काफी बुरी तरीके से प्रभावित किया, क्योंकि 1990 के अगर हम पूरे दशक को देखें तो 10 सालों में जो है 9 सरकारें निर्मित हुई। आप उस समय की कल्पना करिए जब नरसिम्हा राव जी का रेजिम खत्म हो जाता है कांग्रेस का, उसके बाद एच.डी. देवेगौड़ा का रेजिम आता है, एक छोटा सा कार्यकाल, फिर आई.के. गुजराल जी का रेजिम आता है, वो भी 1 साल से अधिक का नहीं रहा। फिर आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन आता है, 13 दिन की सरकार।
फिर 13 महीने की सरकार, अंततः जाके फिर आपकी जो है प्रॉपर मेजोरिटी के साथ आती है कोलिशन गवर्नमेंट, जिसमें 24 घटक दल थे, आपकी एनडीए बीजेपी अलायंस आती है। तो इससे क्या हुआ, पॉलिटिकल बार्गेनिंग, राजनीतिक सौदेबाजी का टेंडेंसी बढ़ गया। अब रीजनल पार्टी अपने सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट को सपोर्ट के बदले में अपने लिए वो चाहती थी, फेवर चाहती थी कि उन्हें कुछ इकोनॉमिक पैकेजेस मिले, उन्हें इंपॉर्टेंट मंत्रालय मिले। तो इस तरह से बार्गेनिंग का कल्चर जो है ये काफी बढ़ गया। इसी के साथ ही इस समय क्षेत्रीयतावाद की प्रवृत्ति भी काफी बढ़ गई और इसने राष्ट्रीय एकीकरण को भी प्रभावित किया, और क्षेत्रीय दलों का जो प्रभाव था, उनका जो प्रेशर था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और कुछ जो रीजनल पार्टी के लीडर्स थे वो किंग मेकर बन गए, क्योंकि उन्हीं के एक वोट के से आपकी अल्पमत की केंद्र की सरकार, गठबंधन की सरकार बन सकती थी और बिगड़ सकती थी। तो क्योंकि एक भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा था लोकसभा में, तो जितने भी आपके प्रमुख राजनीतिक दल थे वो अब गठबंधन में जब भी अलग अलग क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर सरकार स्थापित करने लगे, तो एक नई संस्कृति जन्म लेती है, जिसमें शक्ति को साझा करने की संस्कृति और साथ ही राज्य सरकारों को जो स्वायत्तता दी गई है, उस स्वायत्तता को भी एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। पहले केंद्र का एक सोच था, वो अपने आप को एक वर्चस्ववादी व्यवस्था के अंतर्गत मानती थी और एक स्ट्रॉन्ग रेजिम अपना एस्टैब्लिश की हुई थी। लेकिन फेडरलाइज पॉलिटी में ये स्पष्ट हो गया कि केंद्र को में जो राष्ट्रीय दल है उसको भी सत्ता में बने रहने के लिए जो है, आपके जो बहुमत की सरकार में बने रहने के लिए क्षेत्रीय दलों का समर्थन आवश्यक है। तो इस ट्रेंड ने कहीं ना कहीं एक नई प्रकार की समस्याएं भी केंद्र सरकार के सामने उत्पन्न की, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक निर्णय में इस पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ये बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि वो केंद्र सरकार को जो है अब केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार को मनमाने तरीके से हटा दे, क्योंकि अब जो है केंद्र सरकार खुद ही राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर होती चली जा रही है। तो आर्बिट्रेटरी जो पावर था, मनमाने तरीके से जो राज्यों में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति थी, जो कि आपके 60s 70s 80s में बहुत अधिक था, जिस पर आपके आर्य सरकारी कमीशन ने अपने रिपोर्ट में भी उस पर इंगित किया कि किस प्रकार आर्टिकल 356 का मिसयूज हो रहा है। तो 90s के बाद जब ये शिफ्ट हुआ तो उस प्रवृत्ति में काफी अंकुश लगा। अब उस प्रकार से जो है इंटरवेंशन होने के चांसेस कम हो सकते हैं, ये विचार किया गया। तो इस प्रकार से जो संघीय शक्तियों का जो को साझा करने की जो व्यवस्था अब उभर कर आई है, ये ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि पहले जब संविधान लागू किया गया था उस समय वो केंद्र उन्मुख था, उस समय सेंट्रीपिटल फोर्सेस स्ट्रांग थे, लेकिन अब जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को भी स्थान मिल रहा है। अब अगर हम इससे जुड़ी जो समस्याएं हैं उनका आलोचनात्मक विश्लेषण करें, तो सबसे बड़ी समस्या है कि आपका एलिट रिप्रेजेंटेशन का एक अभिजात्य वर्ग ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, चाहे वो संसदीय प्रजातंत्र हो, चाहे वो हमारा जो पूरी सरकार का जो पूरा मॉडल है, जहां उसको जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए था, उसकी जगह वो एक वर्चस्ववादी छोटे से ग्रुप का, एक अभिजात्य वर्ग का जो है एक छोटा सा समूह बन गया है। इसमें गरीबों का जो है और मार्जिनलाइजेशन हुआ है, उनको और हाशिए पर रखा गया है, और जो भी राजनीतिक आपके अभिजात्य वर्ग उभरे, उन्होंने जो दमित वर्ग के जो मुद्दे थे, दलित के, जनजातियों के, पिछड़े जातियों के, उन मुद्दों पर उस प्रकार से काम नहीं किया और ना ही उसको पुरजोर तरीके से रखने का प्रयास किया। साथ ही एक राजनीतिक अलगाव का जो एक स्वरूप उभर कर आता है कि लोग अपने आप को जो औपचारिक राजनीतिक प्रक्रिया है उससे अलग मानने लगे। अब वो अपने आप को उससे काटने लगे, क्योंकि उनको लगता था कि जो व्यवस्था एक वर्चस्वमूलक व्यवस्था है, इसमें हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। इलेक्शंस में भी उनका लो पार्टिसिपेशन होने लगा। अब वोट में भी वो बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिए, क्योंकि वो रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष कर रहे थे। और साथ ही जो पैट्रोनेज की पॉलिटिक्स बढ़ती है, करप्शन बढ़ता है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आती है आपके गठबंधन मूलक शासन के बाद से, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है
में अब नया एक ट्रेंड जो चला, और विशेषकर सारे राजनीतिज्ञ जो है अब क्लाइंटियलिज्म को महत्व देने लगे, अर्थात राज्य के संसाधनों को इस प्रकार से वितरित किया जाए ताकि कुछ लोग जो है वो उनके प्रति राजनीतिक रूप से वफादार हो सके। या यूं कहिए, जो अमेरिका में जो आपका स्पॉइल सिस्टम है, उसी चीज को हमने पैट्रोनेज और क्लाइंटियलिज्म के रूप में अडॉप्ट कर लिया कि कहीं ना कहीं जो लोग हमें चुनाव को जीतने में मदद किए थे, चुनाव के बाद जो है हमें उनको कुछ बदले में कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन, कोई स्थान, कोई मंत्रालय या कोई पैकेजेस देने होंगे। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति ने क्या किया कि करप्शन को बढ़ावा दिया। अब करप्शन का, भ्रष्टाचार का भी पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होने लगा, संस्थागत रूप से हर लेवल पर उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो दिखने लगे, और इससे पूरी जो आपकी संसदीय प्रजातंत्र है वो प्रभावित हुई, पूरा गवर्नेंस का मॉडल भी बुरी तरह से इससे प्रभावित हुआ। और जिस प्रकार से पैसे को शक्ति के रूप में प्रयोग किया गया, मनी पावर, मसल पावर का यूज इलेक्शंस में बढ़ने लगा, इससे जो प्रजातांत्रिक संस्थाओं की जो क्रेडिबिलिटी थी, जो उनकी विश्वसनीयता थी, वो भी कहीं ना कहीं जो है घटती चली गई। साथ ही जो एक और जो प्रॉब्लम उभर कर आया हमारी राजनीतिक व्यवस्था के सामने, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रहते हुए भी हमारे यहाँ ऑथोरिटेरियनिज्म, जो आपका अधिनायक तंत्रवाद का जो है इमरजेंस होता है, आपका इमरजेंसी का जो पीरियड था आपातकाल 1975 से 77, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था हमारे सिस्टम में। क्योंकि ऐसे तो हमारे यहाँ 50 से देख ले अब तक जो है पीसफुली जो है ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है और प्रॉपरली गवर्नमेंट्स रन किए हैं। अगर कहीं भी इस प्रकार की प्रॉब्लम हुई है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है, तो गवर्नमेंट ने रिजिग्नेशन दे दिया, फिर नई गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है। लेकिन वो एक समय था जब इंदिरा गांधी जी के रेजिम में ऑथोरिटेरियन जो प्रवृत्तियां थी वो काफी बढ़ गई, और जो प्रजातांत्रिक जो स्पिरिट था उसको उसने कमजोर किया, और उसने जो डेमोक्रेसी के मूल जो नॉर्म्स है, मानक है, आधार है, उनको भी चोट पहुंचाई। कहीं ना कहीं लोगों के मूल अधिकारों को कम कर दिया गया, उस पर प्रतिबंध लगाए गए, जुडिशरी को कमजोर करने की कोशिश की गई। जुडिशरी का जो एक बहुत महत्वपूर्ण पावर है कि वो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के माध्यम से जो है वो देखती है, संविधान का संरक्षण करती है, या फिर जो वरीयता दी गई उस समय, आपकी फंडामेंटल राइट से ज्यादा डीपीएस की को वरीयता देने लगी सरकार, जो आपके निधि निदेशक तत्व है उनको अधिक वरीयता दी जाने लगी। इससे क्या हुआ कि जो संसदीय प्रजातंत्र है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ। साथ ही जो शक्ति का केंद्रीकरण हुआ, इससे जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो लगातार और मजबूत होता गया, और जो संसद को जिस प्रकार का रोल प्ले करना चाहिए था प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, उस प्रकार की भूमिका संसद नहीं कर पाई। अब अगर हम बात करें कि किस प्रकार से हम इस व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं, तो सबसे पहला जो आवश्यक तत्व है वो है कि हमें प्रजातांत्रिक रूप से सचेत होकर अपनी जो शासन व्यवस्था है उसको संरक्षित करना होगा दो तत्वों से। एक तो ऑथोरिटेरियनिज्म से, कि कोई भी निरंकुश शासन व्यवस्था हमारे ऊपर स्थापित ना करे, और दूसरा आपका एलिट डोमिनेंस, यानी अभिजात्य वर्ग अपना जो है वो डोमिनेंस ना एस्टैब्लिश करे। क्योंकि पहले ये ट्रेंड बहुत स्ट्रांग था, सवर्ण कम्युनिटीज का एक वर्चस्व था, वेस्टर्न एजुकेटेड जो एक स्मॉल ग्रुप्स था उन्हीं का पॉलिटिकल सिस्टम्स पर एक कब्जा था। उस ट्रेंड में 70s से बाद से बहुत चेंजेस आए हैं। अब फिर से इस तरह की चीजें रिवाइव ना हो, इसके लिए सबको एकजुट होना होगा। साथ ही नागरिक समाज को मजबूत करना होगा। हम जानते हैं कि नागरिक समाज अगर मजबूत होगा, सिविल सोसाइटी मूवमेंट के माध्यम से कई मेजर चेंज आ सकते हैं। हमारे पास उदाहरण है कि किस प्रकार अन्ना हजारे जी के मूवमेंट के बाद आपके लोकपाल लोकायुक्त का बिल पास हुआ, और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन जितना बढ़ेगा तो उससे हमारी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वो और मजबूत होगी। साथ ही जो आपके मार्जिनलाइज ग्रुप्स है उनको मजबूत करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि केवल देखिए एक जस्टिस के भी कई डायमेंशंस होते हैं। एक प्रोसीजरल जस्टिस है, एक सब्सटेंटिव जस्टिस है। अगर प्रक्रियागत रूप से पेपर पर उनको न्याय प्रदान कर दिया जाए, लेकिन वास्तव में जो कोई उनके लिए प्रोजेक्ट पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट की जाए और उसमें जो मिडल मैन है वही
एक तरह से बिचौलिया जो है उनसे भी कमीशन ले, सरकार से भी कमीशन ले और उसको फायदा ना पहुंच पाए, तो वो बहुत चिंता का विषय बन जाता है। इसी चीज को राजीव गांधी जी ने भी इंगित किया था कि किस प्रकार से जो है आपका जब सरकार एक पैसा भेजती है तो अंत तक लोअर लेवल तक जाते जाते वो मिनिमम अमाउंट बच जाता है, क्योंकि बीच में इतने सारे मिडल मैन है। तो ये जो चेन है इसको तोड़ना होगा, तभी जाके वास्तविक रूप में महिलाओं का, दलित का, जनजातियों का और पिछड़े समुदायों का जो है कल्याण होगा और वो राजनीतिक प्रक्रिया से, समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। साथ ही जो शक्ति का विकेंद्रीकरण बहुत आवश्यक है। इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना होगा, क्योंकि इसी से जो आपका स्थानीय स्तर पर जब स्वशासन की व्यवस्था होगी तो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। और हमारे पास ऐसे बहुत से उदाहरण है। इसमें भी जो 33% जो महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था को जो लागू किया गया है, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कई महिला पंच प्रधानों ने ऐसे को कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए, चाहे वो वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो चाइल्ड मैरिज पर प्रोहिबिशन से रिलेटेड हो। तो इससे क्या है कि वो अपने यहाँ की प्रॉब्लम्स को खुद रिजॉल्व करने के लिए जो है आगे बढ़कर कदम उठा रही हैं और इसको और मजबूती देने की आवश्यकता है। साथ ही जो आपके पूरे प्रशासन का जो है डेमोक्रेटाइजेशन करना होगा, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को प्रजातांत्रिक स्वरूप से वो कार्य करे, अधिक से अधिक विकेंद्रीकृत रूप से जब ये कार्य करेगी तो निश्चित रूप से जो एक अभिजात्य वर्चस्व है वो कम होगा और सामान्य जनता का जो है पार्टिसिपेशन धीरे धीरे इसमें बढ़ेगा। अब इस सिस्टम में जो सुधार का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है चुनावी सुधार, क्योंकि अब जब तक आपका धन बल और बाहुबल चुनाव में रहेगा तब तक हम निष्पक्ष रूप से चुनाव की प्रक्रिया चले ये मान नहीं सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि सशक्त कानून बने और वो कानून जो है चुनाव में धन के प्रभाव को और अपराधियों के प्रभाव पर नियंत्रण लगाए। साथ ही चुनाव आयोग को मजबूती देनी होगी, जिससे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने में वो एक प्रहरी की भूमिका निभा सके। और दलों में जो एक फ्रेगमेंटेशन है उसको भी कम करना होगा, क्योंकि दल बदल के लिए ठीक है विधेयक तो आ गया ना, 1985 में 10वां अनुसूची भी ऐड किया गया, लेकिन वास्तविक धरातल में कितना काम हुआ है। तो पार्टी सिस्टम में भी रिफॉर्म की जरूरत है। दलों के भीतर एक स्ट्रॉन्ग पार्टी स्ट्रक्चर होना चाहिए, उनके अंदर एक आंतरिक प्रजातंत्र हो। एक ही व्यक्ति हमेशा दल का प्रधान और सुप्रीम हाईकमांड ना बना रहे, वो लोग भी नए लोगों को चयन करे, अलग अलग समूहों को अवसर दे, अलग अलग व्यक्तियों को अवसर दे नेतृत्व का। जब दलों में इंटरनल डेमोक्रेसी होगी तो ऑटोमेटिकली जो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ रन कर रही है वो भी स्मूथली रन करेगी। साथ ही जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उनको और मजबूती से लागू करना होगा, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता का मुख्य कारण यही है कि जो मंत्री हैं वो एक दल बदल के दूसरे दल में चले जाते हैं। तो इस प्रवृत्ति पर रोक लगाना बहुत ही आवश्यक है। ये एक फ्लो चार्ट है जिसके माध्यम से आप जो हमारे संसदीय प्रजातंत्र का जो आधार है इसको एक स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे, जैसे किस प्रकार से हमारी ये व्यवस्था कार्य करना शुरू करती है कांग्रेस सिस्टम से, फिर कैसे डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस आता है और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया है। फिर संसदीय प्रजातंत्र की क्या कमियां हैं, कैसे ऑथोरिटेरिज्म का उद्भव हुआ, इसमें कहां कहां हमें सुधार की आवश्यकता है। ये पूरा जो पार्ट है आपका, ये पूरा पार्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इंगित करता है। और इसी तरह जो सेकेंड पार्ट है ये कोलिशनल पॉलिटिक्स का जो सिस्टम 1989 ऑनवर्ड्स आया उसमें क्या क्या इसके फीचर्स रहे हैं और इसमें जो है किस तरह से हमारा सिस्टम और अच्छे से काम कर सकता है, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें जो हमारी पूरी व्यवस्था काम कर रही है इसमें कोलिशनल पॉलिटिक्स आज के डेट में हमारे संविधान का जो है एक तरह से परमानेंट फीचर बन गया है। भले ये डिफाइन नहीं किया गया है लेकिन ये परमानेंट फीचर बन गया है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। और इसकी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है उसको भी हमें देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोलिशन गवर्नमेंट है ये मल्टी पार्टी अलायंस बनाने को स्थान देती है। और फेडरलिज्म में हमें यही चाहिए कि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनको प्रतिनिधित्व मिले।
और ये प्रतिनिधित्व तो शुरुआती दशकों में नहीं मिल पा रहा था। अगर आप शुरुआती दशक पर दृष्टि डालें तो एक वन पार्टी डोमिनेंस का सिस्टम था। उस समय की जो पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम थी वो कांग्रेस मॉडल पर काम कर रही थी। तो वहां क्षेत्रीय दल ना के बराबर थे। अपोजिशन में उस तरह से मजबूती से उभर कर आना उनके लिए संभव भी नहीं था। और जब कांग्रेस के इरा का डिक्लाइन आता है उसके बाद से हम कोलिशनल पॉलिटिक्स के इमरजेंस को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है, कुछ लोग इसको हॉर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं, कुछ इनकी जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस है इसकी बात करते हैं, लेकिन इसका जो पॉजिटिव डायमेंशन है आप इससे समझ सकते हैं कि जो क्षेत्रीय दल कभी राष्ट्रीय नीति के मामलों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते थे या अपनी राय तक नहीं रख पाते थे, अब उनको उनके संख्या बल के कारण, उनके एक इंपॉर्टेंट पोजीशन में होने के कारण वो अब प्रमुख पॉलिसी मेकिंग में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। साथ ही एक और बड़ी बात यह है, आप 2014 का उदाहरण देख सकते हैं। 2014 के इलेक्शन में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। अगर सरकार चाहती तो केवल बीजेपी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती थी, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह निर्णय लिया कि हम कोलिशन के साथ, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ सरकार का निर्माण करेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि कोलिशन के साथ जब वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे तो चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो या विधानमंडलों के स्तर पर कोई भी बिल होगा उसको पास करने में सरकार को सपोर्ट मिलेगा। किसी भी एक इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल के इश्यूज पर जब कंसेंसस निर्मित करना होगा, लोगों की सहमति निर्मित करनी होगी, तब भी जो है इस प्रकार की कार में अलग अलग घटक दल जो है वो सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को। तो इसलिए जो है वो उस समय भी आप देखिए बीजेपी विद एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म की है, जबकि उस समय की सिचुएशन ऐसी थी कि गवर्नमेंट वो अकेले भी फॉर्म कर सकती थी। तो इसके जो सकारात्मक पक्ष है हमको उसको देखना होगा, और उसकी जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस है उसको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेकिंग की आवश्यकता है। और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर के साथ अगर जो बैड प्रैक्टिसेस है उस पर रोक लगाई जाए, उसके लिए इलेक्शन कमीशन विजिलेंट रोल प्ले कर सकता है, आपका सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम गाइडलाइंस जारी कर सकता है, तो निश्चित रूप से जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है वो उभर कर आएंगे और हम गठबंधन की सरकार के अंतर्गत विभिन्न अपनी विविधता को, अपनी डाइवर्सिटी को, अपनी प्लूरलिस्टिक कल्चर को प्रतिनिधित्व देते हुए भी एक स्ट्रॉन्ग जो है पॉलिसी मेकिंग के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। और ये हो भी रहा है। पिछले 15 सालों का जो अप टू 14 से लेके अब तक का समय अगर हम देखें तो ये दिखाता है कि कैसे जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिम कोलिशन गवर्नमेंट के साथ भी एक पार्टी बना सकती है, और वो कंसेंसस के बेसिस पर जो है फेडरल सिस्टम, जो एक्चुअल में फेडरलिज्म में जरूरत था कि राज्यों को भी स्थान मिले, उनकी भी आवाजें सुनी जाए, उनको भी अपना पक्ष रखने का मौका मिले, वो अब जो है वो पूरी तरह से वो ट्रेंड हम देख सकते हैं। और इसी तरह से आप इस सिस्टम को अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम काम कर रहा है। इसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे। ये आपका इस व्याख्यान में यहीं तक, और इस कुछ प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं जिनको कि आप इस पूरे व्याख्यान को समझकर जो है इसके उत्तर अब अपनी कॉपी में लिखिएगा। सबसे पहले कि कांग्रेस व्यवस्था ये क्या है, कांग्रेस प्रणाली को आपको स्पष्ट करना होगा। इसके जो प्रमुख लक्षण है उस पर प्रकाश डालिएगा। और भारतीय संसदीय प्रणाली के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। फिर विचार के लिए आपके प्रश्न है कि जो हमारी गठबंधन की सरकार है, क्या वो संसदीय जो आकांक्षाएं हैं, हमारी संघीय व्यवस्था की जो आकांक्षाएं हैं, उसको पूर्ण रूप से उद्भाषित करने में सफल है। इस पर आप विचार करिएगा। और दूसरा कि किस प्रकार से आपके कोलिशन का जो नेता है वो अपने जो घटक दल है उनके जो नेता है उनको संतुष्ट रख सकता है और एक मजबूती से अपने कोलिशन सिस्टम को भी रन कर सकता है। तो गठबंधन की जो सरकार है उनका नेता साझेदार दलों को कैसे संतुष्ट रख सकता है और साथ ही राष्ट्रीय हित के साथ समझौता भी ना करे, इस पर आप विचार करिएगा। ये कुछ अतिरिक्त अध्ययन सामग्री है, इसके आधार पर ही मैंने इस व्याख्यान को तैयार किया है और इससे आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे इस टॉपिक को। धन्यवाद।